शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे फिल्मी दुनिया के ऐसे चमकते सितारे को जिसे आपने हर किरदार में प्यार किया, जिसे आपने इतना बड़ा बनाया। इनके संघर्ष की कहानी, इनकी सफलता की कहानी किसी भी नौजवान के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। प्लीज वेलकम नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के स्पेशल शो की जज हमारी बहुत खास हैं, मुंबई से आई हैं, इंडियन टेलीविजन एकेडमी की प्रेसिडेंट अनु रंजन। और इससे पहले कि हम इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज की जज अनु रंजन की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है। तो आइए मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर इल्जाम है कि ये कंफ्यूज्ड हैं। सिद्दीकी साहब, आपकी पूरी हिस्ट्री देखें तो इतने टैलेंटेड एक्टर हैं, अभिनय की क्षमता है आप में, अपार क्षमता है, लोग इतना प्यार करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी की कहानी देखें तो आपको कुछ पता नहीं था। आप तो बचपन में कंचे खेलते थे या पतंगे लूटते थे? हाँ, मैं एग्जैक्टली जब अपने गांव में था तो वही दो चार ही खेल होते थे, वही खेलते थे। और ये बहुत ही बाद में मुझे पता चला कि थोड़ा तब तक मैं बहुत सारे जॉब भी कर चुका था। बाद में रियलाइज हुआ थिएटर जॉब भी देखने क्या के कर बाद। चुके थे? ट्रक के पीछे दौड़ के गन्ने चुराते थे? हाँ, वो हमारे गांव में जो ट्रक जाता था गन्नों का, तो उसमें से खींचते रहते थे और जो दूसरा जो बंदा होता था वो कलेक्ट करता रहता था गन्नों को। और पतंग उड़ाते थे किसी लड़की को मैसेज देने के लिए? पतंग का ये होता था क्योंकि लड़कियां हमारे यहाँ गांव में क्योंकि बाहर निकलती नहीं थी, और मुस्लिम परिवार की लड़की थी वो, जिससे मेरा इश्क चल रहा था सिर्फ आंखों आंखों में। तो मैं अपनी छत पे खड़ा होकर पतंग उड़ाता था और उसके छत पे डाल देता था और चिट्ठी लिख के, ताकि उसका जवाब आए। लेकिन इत्तेफाक से क्या होता था, हवा का रुख बदल जाता था उस साइड में। तो 3-3 4-4 दिन का वेट करना पड़ता था, कब हवा इधर हो, फिर मैं पतंग उठा के फिर बिट डालूँ उसके घर पे और फिर वो जवाब वापस आए। तो उसमें 5-5 6-6 दिन लग जाते थे। तो कभी माँ ने भी नहीं कहा कि मेरा बेटा इतना हैंडसम है, हीरो बन जाएगा फिल्मों में? मैंने जब पहली बार अपने घर में ये ख्वाहिश जाहिर की कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो बहुत सारे आसपास के रिश्तेदारों ने कहा कि शक्ल तो देख ले पहले अपनी। तो ये बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलता था, लेकिन मैंने दिमाग में सोच लिया था कि बनना तो एक्टर ही है। तो ये कब एहसास हुआ कि मैं एक्टर बन सकता हूँ? ये ग्रेजुएशन के बाद हुआ। किसी ने बता दिया या सपना आया था रात को? एक्चुअली मुझे एक बंदे ने थिएटर दिखाया, तो जो एक्टर और ऑडियंस की जो केमिस्ट्री थी वो मुझे बहुत फैसिनेट की। तो मैंने डिसाइड किया कि एक्टर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी सारे फिर मैंने जॉब भी छोड़ दिया सारे, फिर सिर्फ एक्टिंग के ऊपर काम करने लगा था मैं। लेकिन अपने आप को बर्बाद करने का पूरा प्लान आपने बनाया हुआ था, क्योंकि जब एक्टिंग सीख रहे थे तो आपने एक वॉचमैन की नौकरी कर ली, चौकीदार बन गए। वो इसलिए क्योंकि थिएटर में पैसा वैसा तो होता नहीं था, तो साइड बाय साइड कोई ऐसा काम हो ताकि सर्वाइवल कर सकें। तो उसके लिए मैं सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक 5 बजे तक मैं ये काम करता था, और उसके बाद रिहर्सल मंडी हाउस में रिहर्सल करते थे प्लेस की। तो पैसा भी कमा रहा था और साथ साथ मैं थिएटर भी कर रहा था। जब सफल हो गए तब जब वापस गांव गए तो लोगों ने कुछ कहा कि हाँ ठीक ठाक काम कर लिया है इसने?
शुरू में जब मैं छोटे छोटे रोल कर रहा था, तब वो करके जब घर जाता था, अपने गांव जाता था, तो मुझे बहुत मतलब बेइज्जती महसूस होती थी, क्योंकि वो लोग बोलते थे यार पिटते हो हर फिल्म में, और पिट के गांव आ जाते हो, शर्म नहीं आती। तो बहुत एहसास होता है, मैंने अब नहीं जाऊंगा गांव जब तक कोई ऐसा रोल नहीं मिलेगा कि जिसमें मैं पीट रहा हूँ सबको। तो फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली, और उसके बाद जब मैं अपने गांव गया तो सब लोगों ने बहुत, अब आया ना शेर का बच्चा। उनका फिल्मों का देखने का नजरिया कुछ दूसरे तरीके से होता है कि एक्टर वही है जो पीटता है लोगों को, और आपका नजरिया एक्टर वही है जो पिटता है। मेरे नजरिए तो अभी तैयार ही नहीं हुआ एक्चुअली। मेरा बड़ा मन करता है कि मैं बहुत ही अजीबोगरीब से रोल करूं, तो कोई एक फिक्स इमेज ना बनाऊं रोल को लेकर। आपने जो रोल किए, जिस तरह के रोल किए हैं, उसको लेकर मेरे पास बहुत सारे इल्जामात हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर इल्जामात और सवालात का एक और। हीरो को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मैं सुना है कि अगर इंटीमेट सीन हो, हीरोइन को किस करना पड़े तो बहुत परेशान हो जाते हैं आप। क्योंकि कभी मिला नहीं ना ये। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं फिल्म स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर इल्जाम है कि ये रिजेक्ट का माल हैं। 12 साल तक आपको फिल्म इंडस्ट्री ने कोई ढंग का रोल नहीं दिया। छोटे छोटे 2 मिनट के 40 सेकंड के रोल मिलते रहे जी। तो ये रिजेक्ट का माल एक्सेप्ट कैसे हो गया? एक्चुअली मैं जब शुरू में स्ट्रगल कर रहा था, तो रिजेक्शन मुझे हर तरीके से मिल रहा था, हर जगह से। ये नहीं कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से ही, रोल को लेके ही। इवन मैं जैसे बहुत सारी मैं दोस्ती करना चाहता था लड़कियों से भी, तो वहाँ से भी रिजेक्ट हो रहा था। एक्चुअली वहीं से शुरुआत हुई रिजेक्शन की, और फिर डिसाइड मैंने किया कि अब ये डिपार्टमेंट तो मेरे बस की बात नहीं है ये, क्योंकि मैं कई बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। तो फिल्मों में ट्राई करते हैं, तो फिल्मों से भी रिजेक्शन हो रहा था। तो मैंने अपनी नियति बना ली थी कि मैं रिजेक्टेड पीस हूँ, और उसे अभी डिप्रेशन या डिप्रेस या फ्रस्ट्रेटेड होने का कोई मतलब वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लाइफ है, जो लाइफ मिली उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए। तो छोटे छोटे रोल मिल रहे थे, अकेला दोस्तों के साथ रहते थे हम लोग, तो वही एक लाइफ हो गई, तो और इसी में खुशी मिलती थी। और जो वो छोटे छोटे रोल हैं जी, उसके कुछ उदाहरण में जनता को दिखाना चाहता हूं। आप क्या लगते थे सरफरोश में जो आतंकवादी का रोल था, बस ले गए बाहर। इसके बाद शूल में वेटर का रोल था, वो भी देख लेते हैं। तो कैसा लगता था ये वेटर का रोल करके, वो पिटाई खा के? मुझे तो खैर चूंकि रोल तो रोल होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसको कितनी ऑनेस्टी के साथ करके आनी है, वो मेरे दिमाग में रहता था कि मैं कितना उसका ट्रुथ दिखा सकता हूँ, चाहे 1 सेकंड का रोल हो। आई थिंक वही वजह हुई सरफरोश के रोल को देख के। फिर ब्लैक फ्राइडे में मिला मुझे थोड़ा 3 सीन का रोल मिला, फिर 6 साल लग गए, फिर 6 साल के बाद 4 सीन मिले। इस तरीके से हुआ, लेकिन शुरुआत इसी छोटे छोटे रोल से हुई थी, और यही लोगों ने मुन्ना भाई में जेब कतरे का रोल था जी, वो भी देख लेते हम। सुनील दत्त साहब के साथ काम करने का मौका मिला, हालांकि रोल छोटा ही था। जब मैंने ये शॉट दिया था, उन्होंने मुझे बोला कि अरे लॉन्डन में बहुत अच्छा काम किया, कोको कोला पिलाओ इसको। तो कोको कोला जब मैं पी रहा था, तो उसका टेस्ट कुछ अजीब सा ही लग रहा था मुझे, क्योंकि दत्त साहब ने नहीं दिया था। तो बहुत ही प्यार करने वाले थे, बहुत पूरे सेट पे मतलब बहुत ही अच्छा माहौल बना के रखते थे सबके लिए। देव डी में आपका जो गाना था, उसकी एक झलक हम लोग देख लेते हैं। तो जब ये छोटे छोटे रोल कर रहे थे, तो अंदाजा था कि कहीं पहुंच जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं, और ना मैं सोच के आया था कि मैं बहुत बड़ा कोई मुझे स्टार बनना है। और मुझे लगा था कि शायद चूँकि बहुत ज़्यादा फेस को लेके इस तरह की बहुत पहले भी बातें सुन ली थी, और जब मैं किसी ऑफिस में जाते थे काम लेने के लिए, तो असिस्टेंट बोलता था मुझे, इन्हें क्या है, इन्हें क्या एक्टर हैं? तो नीचे से ऊपर देख के बोलता था, यार दिखने से लगता तो नहीं है।
तो इस तरह की चीज़ें सोच सोच के मुझे मालूम हो गया कि मैं कुछ ये छोटे मोटे रोल ही करता रहूँगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं मेरा एक्चुअली। आपके बारे में एक मैगजीन में मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा कि अमिताभ बच्चन जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उनके पास उनकी हाइट थी, आवाज़ थी, उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की चिट्ठी थी। शाहरुख खान आए थे, सेंट कोलंबस से आए थे, उनका फिट था, उनका चार्म था। कंगना रनौत आई थी, उनकी खूबसूरती थी। आपके पास क्या था? कुछ भी नहीं। क्या था मेरे पास? मुझे भी अभी बड़ा वो होता है, क्या था मेरे पास? लेकिन आप खुद ही कहते थे कि मैं काला कलूटा हूं, मेरा फेस अच्छा नहीं है, तो फिर इसीलिए वो गुंडे मवाली के रोल दे देते थे आपको। शायद ये भी था, एक रीज़न ये भी था, फेस देख के, क्योंकि बहुत जैसे जैसे हीरो होता है बॉलीवुड का तो वो 6 फुट का गोरा चिट्टा होता है, तो मुझे इस बात का दुख होता मैं हीरो क्यों नहीं बन सकता। थैंक गॉड, लेकिन वक्त लगा, आज सारी फिल्में मेरी एज ए हीरो ही आ रही हैं। और जो आप अगर हीरो भी बन के आए पहली बार वो गैंग ऑफ वसेपुर में जी, तो हीरो भी कैसे बने? लुंगी पहनने वाला, चप्पल पहनने वाला, गाली देने वाला, गोली चलाने वाला। हाँ वही बना था। आई थिंक शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी थी, लुंगी वाले से हुई। अभी लाइक उसी साल कहानी भी बन रही थी फिल्म, जिसमें लाइक टक्सीडो, पैंट शर्ट ये सब थी। मेरी जो मदर थी उनको ज़्यादा अच्छा कहानी लगी थी, क्योंकि पहली बार वो इतने बढ़िया कॉस्ट्यूम में मुझे देख रही थी वो, कि अरे मेरा बच्चा तो बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन हीरो को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मैं सुना है कि अगर इंटीमेट सीन हो, हीरोइन को किस करना पड़े तो बहुत परेशान हो जाते हैं आप। तो क्योंकि कभी मिला नहीं ना ये। तो अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ एक्चुअली, लेकिन जब सीन करते करते फिर अच्छा भी लगने लगता है। सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है, अच्छा अच्छा। ये सही है कि पहली बार जब इस तरह का सीन करना था तो जो हीरोइन थी वो आपको बार बार भाईजान, नवाज भाई कह रही थी, आपने शिकायत कर दी डायरेक्टर से? हाँ, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में हुआ था। जो हुमा कुरैशी जो मेरी हीरोइन थी, तो हमें एक रोमांटिक सीन करना था, तो उसने बोला कि नवाज भाई हम ऐसे ऐसे देखेंगे बहुत ही। तो फिर मैंने अनुराग कश्यप को बोला, मैंने क्या ये तो भाई बोल रही रोमांटिक सीन कहाँ करना है। और डांस भी करना पड़ता है हीरो को, तो मैंने सुना है कि काफ़ी घबराते हैं आप डांस करने से। जी हाँ, डांस में मेरी फीस माफ़ है एक्चुअली, मैं डांस नहीं हो पाता मेरे से, क्योंकि मैंने कभी रियल लाइफ में डांस नहीं किया, तो इसलिए मेंटल ब्लॉकेज बहुत है मुझे डांस को लेके। तो फिर कैसे हीरो बनेंगे आप? आजकल थैंक गॉड फिल्में बदल रही हैं, सिनेमा बदल रहा है, तो उसके लिए जो डांस वाली फिल्में वो ज़्यादा चल नहीं रही, जो कंटेंट वाली फिल्में वो ज़्यादा चल रही हैं, तो उसके लिए। तब आप इतना चल रहे हैं, एक्टर बड़े बने हैं, आपको इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो पतंग वाली लड़की का क्या हुआ? मैंने अपने दोस्त को बोला था फ़ोन करके, मैंने यार ज़रा पता कर वो लड़की कहाँ है, क्या है, उसको बोलो कि मेरी फिल्में देखे, मेरे टीवी में प्रोग्राम आता है वो देख ले। तो उसने बोला कि यार वो तो उसकी शादी हो गई और जिनसे हुई उनकी इतनी लंबी दाढ़ी है और बहुत ही सख्त इंसान है वो। टीवी तो क्या, मतलब फिल्में तो क्या, वो बाहर नहीं निकलने देते। तो लेकिन अब 6-7 बच्चे भी हो गए उनके अभी। तो आज कोई हो सकता है वो आपकी अदालत देख रही हो, तो कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज दूँ? हाँ, मैं एक्चुअली मैं थैंक्स ही बोलना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं बाहर निकला और एक्टिंग के फील्ड में। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं जी। अगर सफलता की बात करें तो रजत साहब है, नरेंद्र मोदी है, महेंद्र सिंह धोनी है, और आज जो 21वीं शताब्दी में नाम जुड़ा है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का है।
तो मेरे पास बस एक प्रश्न है कि कैसे आप इतना पैशनेट हो सकते हैं, जो आज अगर 2 महीना का सैलरी किसी को नहीं मिलती, वो अपना जॉब छोड़ देता है। आपने 12 साल कैसे अपने आप को काबू में रखा? ट्रेनिंग ली थी इसमें और बहुत सारे साल इसमें खपा दिए थे मैंने, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन था नहीं। और आई थिंक जो आप करना चाहते हैं वही करना चाहिए। अगर आप दूसरे ऑप्शन रखते हैं तब डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर मेरे पास दूसरे ऑप्शन होते तो शायद मैं बहुत जल्दी वापस चला आता बॉम्बे से। तो मैंने अपने आप को कोई दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं। मैंने करना है तो यही करना है, और चाहे 25 साल में हो चाहे 50 में हो, व्हाटएवर। आपने कभी ये नहीं सोचा कि वापस गांव चला जाऊं, वापस खेती करने लगूं? कई बार मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्वाइवल की भी प्रॉब्लम होने लगी थी बॉम्बे में। लेकिन वही था, फिर गांव में जब वापस जाता तो वो लोग वही बोलते कि हमने तो बोला था कि शक्ल तो देख ले, हम कुछ नहीं होगा वहाँ पे। तो ये सोच के इस शर्म आती थी मुझे कि मैंने वापस तो नहीं जाऊँगा मैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे डिमांड भेजी है, आपकी जो पहली फिल्म हिट हुई थी गैंग ऑफ वसेपुर, उसका एक डायलॉग आप ज़रूर सुना दें लोगों को। उसका एक तो बहुत ही फेमस डायलॉग है, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा भाई। और एक मेरी पसंद का डायलॉग है उसमें कि जब मेरे पास में मेरा दोस्त बैठा हुआ है और हम चिलम मार रहे हैं ऐसे, तो मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो वो मेरी तरफ देखता है, तो वो पूछता है क्या देख रहा है बे? तो मैं बोलता हूँ कि हम तो सोचे थे संजीव कुमार के घर में बच्चन पैदा हुए हैं, लेकिन जब आंखें खुली तो देखा साला हम तो शशि कपूर है, बच्चन तो कोई और है। तो से काट देता हूँ उसको इस तरह का। साहब, आपने सफलता की बहुत सारी पायदान हासिल की हैं और हमारी दुआ है कि बहुत और आपको सफलता मिले, लेकिन इल्ज़ाम मेरे पास अभी और हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर इल्ज़ामात और सवालात का एक और। पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बनी। ज़रा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हुआ। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं जाने माने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर इल्जाम है कि ये लापरवाह हैं। आपके बयान देखता हूं तो आप बड़े बड़े एक्टर्स की परवाह नहीं करते। ऋषि कपूर साहब नाराज हो गए, आपने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका ना फेस है, ना इसकी हाइट है, ना इसकी आवाज है, ना टैलेंट है, पता नहीं किसने एक्टर बना दिया इसे। क्या कहा था आपने? मैंने तो ये पता नहीं, मैंने जैसे बताया, आई थिंक मैं मेरी कभी किसी इंटरव्यू में मैंने बोल दिया होगा कि जो डांस बहुत इजी होता है डांस करना, हालांकि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैंने बोल दिया कि जो और या हीरो टाइप की एक्टिंग करना बहुत आसान क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि बरसों से हम एक ही तरह की वो एक्टिंग देखते आ रहे हैं। तो मैं भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इजी होता है वो एक जो एक क्लीशेड सा जो हो गया वो। आई डोंट नो, मैंने किसी दूसरी सेंस में बोला होगा और किसी ने उनसे इंटरव्यू ले लिया और उन्हें इस तरीके का, हालांकि उसके बाद भी मेरी बात हुई, ऐसा कुछ उनके दिमाग में भी नहीं था, ना मेरे दिमाग में था, और हमने साथ में काम भी किया मंटो में। एक और एक्ट्रेस हैं चित्रांगदा, करते करते फिल्म से बाहर हो गई। वो शूटिंग कर ली थी उन्होंने, बीच में आधी शूटिंग के बाद वो चली गई। ऐसा क्या किया आपने कि आधी शूटिंग के बाद वो बाहर चली गई? उसमें एक्चुअली इसी में थी, बाबू मोशाय बंदूकबाज जो फिल्म आई उसमें थी वो। थोड़ा सा हमारे जो डायरेक्टर थे वो ज़्यादा चाह रहे थे कुछ किसिंग विसिंग और हो, तो उन्होंने बोला बहुत हो गया अभी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वो चली गई। आपकी वजह से? शायद मैं ही था हीरो, तो मैं ही था उसमें। मैंने तो पढ़ा कि वो ये कह रही थी कि इसकी जैसी शक्ल के आदमी के साथ कैसे किसिंग सीन हो सकता है। हो सकता है ये दिमाग में आया उनके। इसमें क्लबिंग की लेकिन अब जो इस फिल्म में सीन है वो सेंसर ने काट दिए कि नहीं? 48 कट मिले थे हमें, बट फाइनली
ट्रिब्यूनल के पास गए हम लोग, तो वहाँ पे सिर्फ हमें 8 माइनर कट में हमारे पास हो गए सारे फिल्म, और वो सारे सीन जिसकी मैं बात कर रहा था वो जीव के तू हैं। जब ये अट्रैक्ट करने के लिए ऑडियंस को बता रहे हैं कि ऐसे सीन हैं। मैं ये भी बता देता हूँ कि 18 साल से कम के लोग प्लीज़ ना जाएं फिल्म देखने के लिए। सलमान खान के साथ जब आपने फिल्म की जी, तो और दो फिल्में करने का मौका मिला, वो एक ऐसी फिल्म थी जिसमें आप सलमान को डायलॉग मारते हुए दिखाई देते थे। मुझे ध्यान है वो जो सलमान जब बुर्का पहन के जा रहे हैं, आप कह रहे हैं तुम फिर बोली बेगम। हाँ जी। सलमान को बुर्का पहना दिया आपने, वो तो शर्ट उतारते हैं फिल्म में। एक्चुअली वो सीन की डिमांड ऐसी थी कि मतलब उनको बुर्का में रहना पड़ता था, हालांकि वो थोड़ा इरिटेट हो जाते थे कभी कभी कि बुर्का उतार हटो यार, बहुत हो गया। और दूसरा ये कि बहुत सारे डायलॉग उसमें ऐसे थे कि जो पंच लाइन थी जो उनकी खुद की थी, और उन्होंने मुझे बोला कि तू बोल दे, इस तरह की भी चीज़ें थी। कोई ऐसा डायलॉग याद है आपको जो बता? तो यही था, ये वाला जो ये एक्चुअली डायलॉग था नहीं, तो उन्होंने ही मुझे बोला था ये कि तू बोल दे, ढक अपना ये नकाब वकाब जो है क्या, थोड़ा अच्छे से चलो, है ना? हाँ, नज़ाकत के साथ चलो, एक्चुअली वो उस तरह का डायलॉग। और रईस में जब शाहरुख खान के साथ काम किया तो कोई और फर्क नजर आया? चूँकि वो थिएटर से हैं, बैकग्राउंड की थिएटर की रही है, तो हम लोग जो भी सीन करते थे, आई थिंक हमारे पास 5-6 वर्जन होते थे उस सीन को करने के लिए, और मन करता रहता था, दोनों का मन करता था हमें कि हम इसको डिफरेंट तरीके से कितने तरीके से करते हैं। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी हमने बहुत किया उसमें, रईस में। एक जनता को इंप्रेशन है कि अगर सलमान कोई फिल्म करेंगे, शाहरुख खान कोई फिल्म करेंगे, वो डोमिनेट करेंगे दूसरे एक्टर को, दूसरे को अपना टैलेंट दिखाने को उतना मौका नहीं मिलेगा। नहीं, आई थिंक ये कहीं भी बात होगी, बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि रईस में स्पेशली शाहरुख साहब ने पहले से ही मुझे बोल दिया था कि क्योंकि तुम्हारा जो कैरेक्टर वो स्टेचर में बड़ा है, तो मैं उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दूंगा शुरू से आखिर तक, और वो किया भी था उन्होंने फिल्म में। और आमिर खान, उनके साथ मैंने तलाश की थी और एक उनके प्रोडक्शन की फिल्म पीपली लाइव की थी, तो उनका बहुत डिटेलिंग होता है सीन के ऊपर, काफ़ी इसीलिए परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं, वो काफ़ी डिटेल्ड करते हैं वो। और मैंने सुना कि श्रीदेवी आपको बहुत पसंद थी, इसीलिए आपने ये मॉम फिल्म साइन कर दी। जी, मुझे बहुत पसंद थी वो, लेकिन काफ़ी देर से मौका लगा। मैंने उनकी बहुत फिल्में देखी हैं, और वो एक एक्ट्रेस ऐसी हैं जो हर तरह का रोल किया है उन्होंने, कमर्शियल फिल्मों में भी, डांस भी में भी वो परफेक्शन था, और एट द सेम टाइम सदमा जैसी पिक्चर में भी वो बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस करती थी वो, और छोटी छोटी नुआंसेस होते थे उनकी परफॉर्मेंस में जो मुझे बहुत पसंद थे शुरू से, तो इस वजह से मेरी चाह थी कि मैं उनके साथ एक बार ज़रूर काम करूँ। आप जब शुरू में फिल्मों में काम करते थे और थोड़े थोड़े सफ़र होने लगे थे, तो मैंने उस वक्त के आपके इंटरव्यूज देखे, आप कहते थे अगर मुझे पैसा चाहिए होता तो मैं अपने गांव में शुगर मिल ना लगा लेता, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसा मतलब मैंने अपनी लाइफ में पैसा को इतना ज़्यादा वो नहीं दिया मैंने कि भाई पैसा ही सब कुछ है, बट इस लायक बन जाओ कि पैसा आपके पीछे आए, या तो ये हो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का हाईएस्ट पेड एक्टर बनना चाहता हूँ। मैं आई थिंक आई एम द हाईएस्ट पेड एक्टर एज फार एज एक्टर इज कंसर्न, तो वो तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थैंक्स टू इंडस्ट्री के मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने देना शुरू किया। और थोड़ी एरोगेंस भी आ गई अभी नहीं, एरोगेंस तो किसी चीज़ में। अब देखिए, ये आपका मैंने इंटरव्यू देखा, आप कह रहे हैं कि अगर मैं हॉलीवुड जाऊंगा तो वहाँ के स्टार्स की तो बैंड बजा दूंगा। आई थिंक वो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वो है हॉलीवुड को लेकर, अगर आप हॉलीवुड की फिल्म कर लेते हैं तो आप यू आर द बिग, वैसा हो जाता है। तो हमें अपनी फिल्मों पे पता नहीं, या अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हमें प्राउड सा फील नहीं होता है। हमें थोड़ा सा, जब पावरफुल कंट्री को देखते हैं हम अपने आप को इन्फीरियर महसूस करते हैं अपनी फिल्मों को, कि हमारी फिल्में शायद उस लेवल की नहीं। बट इस वक्त पे हमारी जो फिल्में हैं हमें प्राउड फील करने चाहिए कि वक्त, आई थिंक वर्ल्ड में हम बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं, क्योंकि जो अभी कंटेंट भी आ गया है फिल्मों में, तो शायद इसलिए क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं हॉलीवुड की फिल्म करूँ। आई डोंट नो क्यों है ये कॉम्प्लेक्स, क्यों है समझ में नहीं आता, कि आई थिंक हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा काम हो रहा है अभी। ये अच्छी बात है।
यहाँ भी सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, जैसे आप किक मूवी में हंसे हैं सर, एक बार हंस के दिखा दें सर वो एक्चुअली डायलॉग के साथ था, तो डायलॉग भी बोल देता हूँ मैं उसको कि वो था, पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था पर शराफत से अपनी कभी नहीं बनी, ज़रा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर इल्जाम है कि ये बेकार के विवादों में पड़ते हैं। बेकार के झगड़ों में पड़ते हैं। आपने अपने बेटे का कृष्ण कन्हैया जैसे रूप में तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। अब लोग कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है, आपके खिलाफ फतवा जारी होगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे बच्चे ने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया स्कूल में और मुझे खुशी हुई, एज अ फादर खुशी ऑफ कोर्स होती है, और उसने कान्हा का रोल किया और मैंने वो पोस्ट किया। इसमें आई थिंक फतवा की तो कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती इसमें, क्योंकि आप खुद कंट्रोवर्सी करते हैं। जब सोनू निगम ने अजान की बात की थी, उन्होंने कहा था लाउड स्पीकर पर अजान बजती है उससे मेरी नींद खुल जाती है, तो आपने अपना एक मैसेज ट्वीट कर दिया था। ऐसा लगा कि आप सोनू निगम के खिलाफ हैं। नहीं, मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं। मैं हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ और करता हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन मेरी खुद की जो आइडेंटिटी है वो, मैं एक एक्टर हूँ और आर्टिस्ट, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक्टर हूँ। मैं उस चीज़ को मैं वो करना चाह रहा था, उसकी वजह से मैंने वो पोस्ट किया था। लेकिन जो माहौल है देश का, उसमें इस तरह के सवाल उठते हैं। नहीं, मैंने किसी को कोई बुरा कहा ही नहीं इसमें, मैंने तो बल्कि सब रिलीजन की रिस्पेक्ट की उसमें। उस वक्त मैं मंटो कर रहा था और उनके जो ख्यालात थे उसी को एक तरह से मैंने उस ट्वीट में, उस पोस्ट में मैं इनकॉर्पोरेट किया था। क्या ख्यालात आपने देखे मंटो साहब के? एक मंटो फिल्म कर रहा हूँ मैं, उसमें एक स्पीच है जो जोगेश्वरी एक जगह है बॉम्बे में, वहाँ पे एक कॉलेज था, वहाँ पे वो दे रहे थे, तो वो वो स्पीच ऐसी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे। मैं किसे अपना मुल्क कहूँ, लोग धड़ा धड़ क्यों मर रहे थे, इन सब सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे। एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब। कोई इसे 1857 के खंडर में ढूंढता है, तो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी को जिम्मेदार ठहराता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो इसे मुगलिया हुकूमत के मलबे में टटोलने की कोशिश करते हैं। सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। ये मजमून सुनाते सुनाते मैं आप सबसे मार खा लूँगा और उफ तक नहीं करूँगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम फसाद में अगर कोई मेरा सर फोड़ दे तो मेरे खून की हर बूंद रोती रहेगी। मैं आर्टिस्ट हूँ, ओझ से जख्म और भद्दे घाव मुझे पसंद नहीं। यही कहना चाहता हूं। तो एक आर्टिस्ट के नाते उन्होंने ये कि भाई जो इंसान जो काम करता है उसकी आइडेंटिटी वही होती है। आप चाहते हैं कि आपको आपकी एक्टिंग से, आपके काम से जाना जाए? बिल्कुल। लेकिन ज़माने में होता नहीं। आप तो अपने गांव में रामलीला करने गए थे, वहां उन्होंने आपको रोल नहीं करने दिया था पिछले साल। लेकिन वो कोई एक इंसान था, बाकी तो इतने सारे 99% लोग चाहते थे कि मैं रामलीला करूं, और उन्होंने हर तबके के आदमी ने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन कुछ अजीब नहीं लगा था कि इतना बड़ा एक्टर गाँव में जाके रामलीला में रोल करेगा? क्योंकि मेरी खुशी थी, मैं चाहता था, क्योंकि मैं रामलीला देख के ही बड़ा हुआ और रामलीला से ही कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन हुई थी मुझे एक्टर बनने की। हमारे यहाँ जब रात के 2-2 बजे तक रामलीला चलती है, हम देख के आते हैं। हमारे फादर कभी नहीं बोलते थे कि भाई इतना लेट क्यों आया, क्योंकि उनको पता है कि कोई अच्छी चीज़ देख के आ रहा है। रामलीला देख के आ रहा है तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, संस्कारों की बातें बताई जाती हैं, कल्चर्ड होने की बातें बताई जाती हैं, अदब के बारे में बताया जाता है रामलीला के बारे में। लेकिन जब भी चाहे हिंदू मुसलमान का सवाल हो उस पर कंट्रोवर्सी, काले गोरे का सवाल हो उस पर कंट्रोवर्सी। आपने ट्वीट किया था कि शुक्रिया ये बताने के लिए कि मैं काला हूँ, मुझे गोरे और सुंदर लोगों के साथ नहीं लिया जा सकता। वो एक ऐसे ही न्यूज़ में हमारे फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर ने कुछ बोला होगा, उसको आई डोंट नो कैसे न्यूज़ में कैसे उसको तोड़ मोड़ के पेश किया गया। उसका मैंने जवाब दिया था। उसने लिखा था कि भाई नवाज़ के सामने जो है हैंडसम और फेयर को कास्ट करना थोड़ा वियर्ड है। तो मैंने उसका जवाब दिया था कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं डार्क हूँ और आई एम नॉट ए गुड लुकिंग गाय,
तो बट इन सब चीज़ों पे मैं फोकस नहीं करता हूँ, तो मैंने इसका ये जवाब दिया था। लेकिन आपके जो ट्वीट देख रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं डार्क इन डिमांड इन कोलकाता, डार्क इन डिमांड इन पुणे। जी, पहले कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे इस चीज़ को लेके, लेकिन अब तो कॉन्फिडेंस है। फिल्म इंडस्ट्री में तो होता रहता है, आपको ध्यान होगा महमूद साहब जो बहुत बड़े एक्टर थे, उन्होंने तो गाना गाया था, काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। बिल्कुल। तो आपको भी लगता है कि काले हुआ तो क्या हुआ दिलवाले? मुझे तो बहुत अच्छा तब लगा जब मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा खूबसूरत माना जाता है, और जब यहाँ, क्योंकि डस्की कलर खूबसूरत माने जाते हैं वहाँ पे, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा झेलना पड़ता है। लेकिन अब जो आपको लोकप्रियता मिली है, जो यहाँ लोगों का सपोर्ट आपको दिख रहे हैं, आपको लगता है कि आपने इस परिभाषा को बदल दिया है? मुझे खुशी भी होती है, और मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जो मेरी तरह से डिप्रेस रहे होंगे कभी कलर को लेके, तो वो भी इस चीज़ पे ध्यान न दें, क्योंकि कलर से कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली आपके काम से होता है, और आपकी जो ब्यूटी होती है वो आपके कहीं ना कहीं अंदर कहीं एक होती है। हाँ, पूछिए सर। एक बार जो आपने बजरंगी भाईजान में एक बार जो स्पीच बोली थी, एक बार मैं चाहूंगी आप वो एक बार यहाँ पे बोल दीजिए। कराची से अंदरूनी क्या कर रहे साइड में, भाई कराची से अंदरूनी मुल्क के लोग अपने, एक बार और ले लूं? हाँ, कराची से अंदरूनी मुल्क के लोग अपने लोगों से मिलने, क्या कर रहा है यार, साइड में हो जाए ना, गाड़ी निकल जाएगी भाई। कराची से अंदरूनी मुल्क के लोग अपने लोगों से अरे क्या कर रहा है, गाड़ी निकल जाए, हटना यार। कराची से अंदरूनी मुल्क के लोग अपने लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब। हे भड़वा, देखो तो क्या कर, ये एक ऐसा नोट है जिस पर हम आज का मुकदमा खत्म कर सकते हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज अनु रंजन का फैसला आज के मुकदमे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज ने मुकदमा चलाया नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर, एक ऐसा एक्टर जो देश की नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। बहुत संघर्ष इन्होंने किया, 12 साल तक एक के बाद एक झटके इन्होंने खाए, रिजेक्शंस फेस किए और उसके बाद बड़े स्टार बने। आपकी अदालत में वक्त है इंडियन टेलीविजन एकेडमी के प्रेसिडेंट अनु रंजन के फैसले का। हर रोज लाखों लोग बॉम्बे में उतरते हैं और उसमें से आई थिंक आपको मुश्किल से 8-10 मिलेंगे जिनकी कहानी ऐसे इवेंचुअली सक्सेसफुल हुए। इन्होंने क्या किया है, ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू द यूथ, बिकॉज जैसे रजत ने रिपीटेडली कहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़ एन ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन, बट दैट ब्यूटी दैट ही हैज़ इज़ लाइक व्हाट वी ऑल लुक अप टू। ही टुमारो a lot of us can do what we want by looking and believing कि ये हमारी कहानी हो सकती है। इन्होंने तीनों खान्स के साथ काम किया है, पहले छोटे छोटे रोल्स, बट टुडे एट पार विद देम, और तीनों आपको इक्वल बिलिंग मिल रही है, विच आई थिंक इज अ वेरी 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 बिग थिंग। बिकॉज खान्स छोड़ो, अब तो सिद्दीकी का टाइम आ गया, बिकॉज लिटरली इट इज दैट। और ये जो एरोगेंस है और इररिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब जैसे आप कह रहे हो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। दीज आर जस्ट छोटे छोटे डायलॉग है जो हर रोज मारते हैं और सुनते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी नाइस टू हैव मेट यू, बिकॉज आप में जो कॉन्फिडेंस है, आई थिंक इन सब बच्चों का यही है कि आप में जो है, जो विश है, जो इच्छा है, इनके जैसे डोंट गिव अप, बिलीव इन इट, ही सेज विद अ पैशन, और 100% आप कामयाब जरूर होंगे। इस यकीन के साथ कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसी तरह से अपने टैलेंट से अपना नाम बनाते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे, नई नई फिल्में देते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, किसी भी एक्टर को अपने काम से जाना चाहिए, और हमारा विश्वास है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हमेशा इनके काम के लिए याद किया जाएगा, इनको नाम किया जाएगा। और सफलता कुछ सीढ़ियां इन्होंने चढ़ी हैं, हमारी दुआ है और ज़्यादा सफल हो और बड़े स्टार बने, पब्लिक का और ज़्यादा प्यार इनको मिले। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।